आज की लव स्टोरी रिवॉल्व करती है एक ह्यूमन और एक फेरी मैन जो डेविल होता है उसकी स्टोरी के बारे में। तो एंड तक देखना भूलना मत। जब शुरुआत में ही हमारी मेन फीमेल लीड जियांग को उसके अंकल जो है वो चेयर पे बांध देते हैं, जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सारी डोनेट कर दी है, जिसकी वजह से उसके अंकल बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। हाँ, जांग को पता चलता है कि उसके अंकल ने ही उसके फादर को भी रास्ते से हटाया होता है प्रॉपर्टी के लिए, और अब उसकी बारी होती है जहाँ वो उसे टेरेस से नीचे धक्का दे देते हैं। जहाँ दो खड़े शख्स होते हैं उसके बाजू में बात कर रहे होते हैं कि इसके साथ ये हादसा हो गया। जहाँ वो उसे लेके जाने की बात करते हैं कि तभी जियांग अपनी आंखें खोल लेती है, जिसे देखकर जो वहाँ पर एक रहता है वो डर के मारे भाग जाता है कि ये तो भूत है। जहाँ पर जो दूसरा रहता है उसका नाम रहता है मिस्टर ये, जो कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। पर जियांग को प्यास लग रही होती है, जहाँ वो पानी की मांग करती है। वहीं पर उसका साथी आकर उसे इंट्रोड्यूस कराकर कहता है कि ये जानती भी हो तुम कौन है, ये फेरी मैन है। और साथ में वो कुछ ऐसी बातें बता देता है उनकी डील के बारे में जिसे जियांग सुन लेती है। जियांग उस डेविल को कन्विंस करती है कि उसके साथ एक डील साइन करे। मिस्टर ये को ये बात बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पसंद आती है, जिसके बाद उसी टेरेस पे उसे वापस वो लेके चला जाता है अपने मैजिक से। जिसके बाद जियांग को वो एक एक करके अपने मैजिक की पावर्स दिखा रहा होता है। जहाँ जियांग जल्दी से पीछे गिरने का नाटक करती है उसकी पावर्स को चेक करने के लिए, तो मिस्टर ये जल्दी से उसे बचा लेते हैं। जियांग कहती है कि देखो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम मुझे यहाँ से लेके जाना चाहते हो अपनी दुनिया में, पर अब तो मैं जिंदा बच गई हूँ, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम मेरे साथ डील साइन करो। जहाँ पर रिचुअल परफॉर्म की बात होती है तो जल्दी से जियांग उनकी डील जो है वो साइन करके उसे बोलती है कि ठीक है, आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, अब तुम्हें मेरे साथ ही हर जगह चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो मैं अमीर नहीं हूँ, अब मैंने सब डोनेट कर दिया है, तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा और तुम डील तोड़ नहीं सकते। जहाँ उसका फ्रेंड आकर भी हाँ कहता है तो वो उसे भगा देता है। जहाँ ये उसे रोक कर कहता है कि मेरे पास पावर्स है, तो तुम मुझे बस तुम्हारे घर का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पे अपने मैजिक से पहुंचा दूंगा। वो जल्दी से उसे यान यान के हाईवे पे जो विला है उसका एड्रेस बताती है, जिसके बाद वो जल्दी से उसके बेडरूम में शिफ्ट हो जाता है। अब उसके पावर की वजह से जियांग की सारी एनर्जी जो है वो एकदम ड्रेन हो जाती है। वो उसे जल्दी से बेड पर उसके सुला देता है, पर जियांग को तो बहुत नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं उसके अंकल के, जहाँ पर मिस्टर ये कहते हैं कि पता नहीं तुम्हें आखिर कौन से नाइटमेयर आ रहे हैं। वो जल्दी से मैजिक से उसे गहरी नींद में सुला देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं ये डील तोड़ नहीं सकता, तो तुम्हारा ध्यान आज से मैं ही रखूँगा जब तक ये डील ख़त्म नहीं हो जाती। अब वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं अगली सुबह कि हमारी जांग जो है वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है अपने मैजिक से। अचानक से मिस्टर ये आकर कहते हैं कि आखिर अब तुम्हारा आज का प्लान क्या है। जहाँ पर जांग उसे फूड ऑफर करती है तो ये करके मना कर देता है, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे फूड की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जियांग कहती है कि चलो हमें एक काम निपटाना है। जहाँ एकदम स्टाइलिश और क्लासिक हमें एंट्री दिखाई देती है दोनों की, जहाँ पर जियांग उसे कहती है कि तुम्हारी पावर्स लिमिटेड तो नहीं है ना, तुम्हारे पास तो बहुत पावर्स है, अभी चेक करने का वक्त आ गया। जहाँ उसके अंकल की बेटी म्याओ को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो रिपोर्टर से बात करती है कि मेरी फैमिली की बस मैं अकेली ही बेटी हूँ। यहाँ जियांग की आंट और ग्रैंड मदर भी दिखाई देती है अंकल के साथ। ये फ्यूनरल और किसी का नहीं बल्कि जियांग का रखा जाता है। जियांग कंपनी में काम करने वाले लोग बात करते हैं कि ये मिस जियांग जो है जियांग कॉरपोरेशन की सीईओ बनने वाली थी, पर अब ये रास्ते से बहुत कम उम्र में चली गई। हाँ, वो अंकल की तारीफ कर रहे होते हैं कि उनके गुड लुक्स में आना पड़ेगा। जहाँ अंकल सबको थैंक यू बोलते फ्यूनरल में आने के लिए, वहीं पर बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है और डोर से एंट्री होती है जियांग की मिस्टर यी के साथ। अब जियांग को देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर के चिल्ला कर कहते हैं कि अरे ये तो भूत है, ये तो भूत है। पर वहाँ पर जियांग जो है वो जिंदा होती है और वो कहती है कि मेरी फ्यूनरल करवाने की इतनी ज़्यादा क्या जल्दी थी कि आपने एक बार चेक भी करना ज़रूरी नहीं समझा। और वाह, कलर फोटोज़ भी लगाई है मेरे डैड के साथ। लगता है मुझे अलविदा कहने के लिए आप लोग बहुत बेताब हो। जहाँ उसकी ग्रैंड मदर अचानक से आकर कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी परेशान थी। जहाँ पर जियांग उन्हें ध्यान से बिठा कर कहती है कि आप अपना ध्यान रखो। सरकास्टिक वे में बोलने के बाद ही वो उस कैस्केट के पास जाकर कहती है कि एक बार ये भी चेक नहीं किया आप लोगों ने कि इस कैस्केट के अंदर में सही में कोई है भी या नहीं,
क्योंकि वो कैस्केट खाली होता है, जहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर ये लोग इतना बड़ा कैसे काम कर सकते हैं। वही जांग सबको शुक्रिया अदा करती है और एक न्यूज़ अनाउंस करने की बात करती है। सब लोगों के फ़ोन में मैसेज आ जाता है कि जांग कॉरपोरेशन का न्यू CEO मिस जांग बन चुकी है, जहाँ वो सबको थैंक यू बोलती है कि इतने सारे मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, अप्रिशिएट करती हूँ मैं। अब आज के लिए इतना ही। जहाँ पर उसके अंकल कहते हैं कि तुम अभी इस बिजनेस वर्ल्ड में न्यू हो तो तुम्हें मेरी गाइडेंस लगेगी। जहाँ पर जांग कहती है कि नहीं, क्यों, आपको एक और कोई प्लान प्लॉट करना है क्या मेरे अगेंस्ट। जहाँ उसके अंकल ये बोलते हैं कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो तुम्हें बचपन से पाला है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। मिस्टर ये जल्दी से मैजिक करते हैं, सबके फ़ोन में एक वीडियो मैसेज आता है जहाँ पर मिस जैंग को हॉस्पिटल से गायब कर दिया जाता है। तब भी ये बात अंकल को पता होती है। जहाँ जियांग कहती है कि थैंक यू गिफ्ट्स के लिए, पर हम अगली मीटिंग में मिलेंगे, मुझे ये फ्लावर्स कुछ ज़्यादा ही पसंद आए, अगली बार हम फिर मिलेंगे। जहाँ सब लोग जल्दी से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अंकल जाने वाले होते हैं, पर वो जियांग के पास आकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें कमज़ोर समझने की गलती की, आपके अच्छे दिन ना उंगलियों पे मैं गिन सकती हूँ, इसलिए अच्छे से रहो। जहाँ पर उसके अंकल के जाते साथ ही जियांग मिस्टर यी को बताती है कि मैंने पहले टाइम मेरा ही खुद का फ्यूनरल अटेंड किया है, जहाँ पर ये लोगों ने हमेशा मुझे एक कमरे में बांध के रखा और मुझे पता चला कि सब लोग जस्ट प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग एक फैमिली है। मैंने कभी नहीं सोचा था जब तक मैंने खुद अपने कानों से उनकी बातें ना सुनी हों। जहाँ पर वो लोग मेरे फादर को भी मेडिसिन ढंग से नहीं देते थे और फादर को हटाने के बाद मेरी बारी थी। जहाँ वो ये को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगी तो मेरा फ्यूनरल रखना भूलना मत, और साथ ही में मुझे ब्लैक रोजेस पसंद है, और हाँ एक बोनस हो जाएगा अगर तुम भी मेरे बाजू में लेटे होगी। जिसे सुनने के बाद ये कहता है कि ठीक है, अगर और कोई फरमाइश हो तो बता देना। यहाँ स्टडी रूम में अंकल के साथ ग्रैंडमदर डिस्कस कर रही होती है कि जांग बच कैसे गई, अब तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। जहाँ पर अंकल कहते हैं कि आपकी उम्र होते जा रही है, ये काम आप मुझ पे छोड़ दो और आप खुद के बारे में सोचो। जहाँ ग्रैंडमदर भी अंकल से डरी हुई दिखाई देती है। वहाँ दूसरी तरफ मिस्टर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही इस घर में रहने वाला हूँ, क्योंकि उसके पास तो कोई घर रहता ही नहीं है। जांग ये कहती है कि इसकी भी फीस मैं ना तुम्हारी सैलरी में से कट कर दूंगी। वैसे फेरीमैन रहते कहाँ है, पेड़ों पे, या तुम्हारा और भी कोई डेस्टिनेशन होता है। जहाँ मिस्टर ये अचानक से उसके पास आकर उसे एकदम कैद कर लेता है। फिर उसे याद आता है तो वो जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। वहाँ हर रात की तरह जांग को फिर से अंकल के बुरे बुरे सपने आते हैं। जांग को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। वो जल्दी से आंखें खोलकर देखती है कि उसके घर में तो बहुत कुछ धुआं आ रहा है। जहाँ पर वो यी को बुलाने की कोशिश करती है तो वो बेहोश हो जाती है, पर ये टाइम पर आके उसे बचाकर अपने साथ अपने घर लेके चला जाता है। वो नोटिस करता है कि जांग के साथ उसके फादर की फ़ोटो है। अगली सुबह जांग आकर कहती है कि इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग है पर कोई लोग क्यों नहीं है। तो वह ये कहता है कि यहाँ सभी तो बैठे हुए हैं मीटिंग रूम में, दिखाई नहीं दे रहे। जहाँ पर जांग ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने फूड पे फोकस करती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये इंसान है नहीं तो ये खाएगा ही नहीं। जहाँ मिस्टर यी से वो पूछती है कि जल्दी से तुम्हारा एड्रेस दो, मेरा सेक्रेटरी लिन जो है उसे सामान लेके आना है। पर वो ये सुन के शॉक हो जाती है कि ये घर का कोई एड्रेस नहीं है। अपने मैजिक से मिस्टर ये इसे कहीं पे भी मूव कर सकता है। जहाँ पर जांग कहती है कि फिर तो तुम्हें ही सेक्रेटरी लिन से जाकर मेरे जो सूटकेस है वो लेके आना पड़ेगा। ध्यान रखना, उनसे अच्छे से बात करना और कोई भी मस्ती मजाक नहीं। जहाँ पर ये जो है वो जल्दी से गायब हो जाता है अपने मैजिक से, और जांग अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू कर रही होती है। वहाँ पर अब दूसरी तरफ वो राह देख रहा होता है कि सेक्रेटरी लीन आ जाते हैं। अब सेक्रेटरी लीन के आते साथ ही वो ये को बताता है कि मिस जांग को क्या क्या चीज़ें पसंद है और क्या क्या चीज़ों से नफरत है, और हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए बिकॉज हमें साथ में ही काम करना पड़ेगा। पर ये को तो सेक्रेटरी लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जहाँ यी का ऐसा एटीट्यूड देखकर सेक्रेटरी लिन फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जियांग के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। पर सेक्रेटरी लिन की बातें सुनकर ये कहता है कि मुझे ये सारी बातें कुछ नहीं सुननी है और मुझे तुमसे बात भी नहीं करना, ना फ्रेंडशिप करनी है। पर वो लगेज वही भूल जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से लगेज लेके भाग जाता है। सेक्रेटरी लिन को ये बातें देख बहुत ज़्यादा अजीब लगता है।
दूसरी तरफ अंकल के फ़ोन में एक न्यू कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो वो रखने वाले होते हैं अपने स्टॉक्स को बूस्ट करने के लिए, वो होता है। वहीं पर म्याऊ आकर कहती है कि ग्रैंडमदर ने मुझे बताया कि चांग वापस आ चुकी है, पर आप टेंशन मत लो, जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है उसमें मैं कोई भी गलती होने नहीं दूंगी। मेरे सारे आर्टिस्टिक्स जो प्रोजेक्ट्स है, डिज़ाइंस है, मैं सब पेश करूंगी। जहाँ पर अंकल कहते हैं कि अगर जांग होती ना तो तुम्हें ये मौका भी नहीं मिलता। अब तुम्हें ये मौका मैंने दिया है तो तुम्हें अच्छे से इसे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जांग के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अगर जांग अब यहाँ होती ना तो तुम्हें ये मौका नहीं मिलता, तो मुझे डिसअपॉइंट करना भी मत। जहाँ दूसरी तरफ वो जांग से बहुत ज़्यादा हेट करती है। वो कहती है कि जांग तुम मेरी ज़िंदगी से आखिर चली क्यों नहीं जाती। दूसरी तरफ हमारी जो जांग होती है वो सेक्रेटरी लीन से कुछ डिस्कस कर रही होती है। वहीं पर फाइनली ये आकर पूछता है कि आखिर उसे सेक्रेटरी लीन मिला तो मिला कैसे, और इतनी कम उम्र में आखिर तुम्हारे पास सेक्रेटरी किसने रखा। जहाँ पर उसे जांग बताती है कि वो बहुत कम उम्र से ही अपनी कंपनी हैंडल करने लग गई थी, जिसकी वजह से उसे सेक्रेटरी मिल गया। और सेक्रेटरी लीन मुझे बहुत किस्मत से मिला है, बिकॉज उनके पास 2 मास्टर्स की डिग्री है जिसमें वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और फाइनली उन्होंने मुझे चुना है, मैंने नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जहाँ पर ये बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता है ये बात से। वो ये कहता है कि मुझे भी कल छुट्टी चाहिए क्योंकि सारे लोगों को छुट्टी होती है। जांग कहती है कि कल मेरे कज़न के बर्थडे पार्टी में जाना है, पर उसके पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन म्याओ के पास जितने भी सारे कस्टमर्स आते हैं, बड़े बड़े सीईओज़ की बेटी आती है। जहाँ पर एक कहती है कि मुझे तो बिल्कुल आना ही नहीं था, पर मेरे फादर ने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे आना ही पड़ा, क्योंकि तुम्हारी फैमिली का तो रूल है ना, हर बार कॉन्फ्रेंस मीटिंग करो और स्टॉक्स की प्राइजेस बढ़ जाते हैं। जहाँ पर म्याओ का सेक्रेटरी कहता है कि इस बार हमारे मैम ने आप लोगों के लिए अच्छे डिज़ाइन करे हैं और गिफ्ट्स भी लिए हैं। जहाँ पर वो कस्टमर जो है वो रूडली बिहेव करती है तो म्याओ उसे स्लैप करने जाती है। वहीं पर जांग आकर उसी का हाथ रोक कर कहती है कि तुम ये सब करना तुम्हें शोभा नहीं देता। जहाँ पर जांग कहती है कि मैं यहाँ की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ तो मुझे तो आना ही था। वहाँ पर क्लाइंट कहती है कि ये जहाँ भी जाती है मनहूसियत लाती है। ये बात सुनकर म्याओ डिसअपॉइंट होकर कहती है कि ये मेरी पार्टी है, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया तो यहाँ से चले जाओ। पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है पर कुछ उसे चीज़ रोक लेता है, और वो और कोई नहीं मिस्टर यी का मैजिक रहता है। जब वो कहता है कि मैं फ्री था तो आ गया। जहाँ सारी लड़कियाँ मिस्टर यी को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर कहती है कि मानना पड़ेगा जांग की जो पसंद है लड़कों में वो म्याओ से तो कई हद तक अच्छी है। मतलब अब उसे बॉडीगार्ड को ही देख लो, उसका बॉडीगार्ड इतना ज़्यादा हैंडसम है, सारे सेलिब्रिटीज़ को भी फेल कर सकता है। जहाँ पर म्याओ उसे वार्निंग देती है कि मेरे पार्टी में कोई भी तुम बखेड़ा खड़ा मत करना। जांग कहती है कि मुझे और भी ज़्यादा काम है और तुमसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर अब ये सब देखकर क्लाइंट कहती है कि हाँ हाँ, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा पार्टी में मज़ा आएगी। अब म्याओ वहाँ से चली जाती है तो जांग भी उसे फॉलो करते हुए निकलती है। जहाँ पर यी को अकेला देखकर वो क्लाइंट उससे क्लोज़ होने की कोशिश करती है कि तुम्हें जॉब स्विच करना है तो मेरे पास आ जाना, जो भी जांग ऑफ़र कर रही है उससे कई ज़्यादा ऑफ़र मैं करूँगी। जहाँ ये साफ मना कर देता है कि तुम मुझे वो चीज़ें नहीं दे सकती। वहाँ पर वो कॉन्टैक्ट शेयर करने की बात करती है तो ये कह के निकल जाता है कि उसे फ़ोन का इस्तेमाल करते ही नहीं आता। वहाँ वो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फाइनली उनका कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो है वो शुरू हो जाता है, और कॉन्फ्रेंस हॉल में जल्दी से म्याओ अपने रीसेंट डिज़ाइंस जो है जो उसने जांग कॉरपोरेशन के लिए बनाई होती है वो डिज़ाइंस का लॉन्च भी वही कर देती है, और सब लोगों को बताती है कि इस बार के डिज़ाइंस मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं और ये मैं मार्केट में लॉन्च करने वाली हूँ। आप लोगों को सबसे पहले ये गिफ्ट जो है वो फ्री में मिल जाएंगे। जहाँ क्लाइंट्स कहती है कि ये डिज़ाइन तो सही में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वहीं पर एक बहुत फेमस डिज़ाइनर आती है जहाँ म्याओ का सेक्रेटरी उसे बताता है कि अगर इन्होंने 2 शब्द हमें बता दिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ पर वो कहता है कि प्लीज़ मिस, क्या आप हमें कुछ बता सकती है। जहाँ पर वो मिस कहती है कि मुझे इसका ओरिजिनल ड्राफ्ट क्या आप दिखाना चाहोगे। जहाँ म्याओ कहती है कि ये तो ओरिजिनल ही ड्राफ्ट है, पर वो डिज़ाइनर कहती है कि नहीं, इसका ओरिजिनल पीस जो है वो ब्लैक था और वैसे भी इसे बस आपने उल्टा किया है। जहाँ पर वो क्लाइंट कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुमने पैसे देकर ये डिज़ाइन खरीदी हो। जहाँ पर वहाँ जांग आकर वो दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट देखती है और कहती है कि अच्छा, यहाँ पर जो जे लिखा है शायद वो मेरा जे होगा, है ना। जहाँ पर वो डिज़ाइनर कहती है कि ये बहुत
बड़ी फेमस डिज़ाइनर जेना का डिज़ाइन है जिसे तुमने कॉपी कर लिया है। अब जियांग उसे टॉन्ट मारती है कि लगता है तुम्हें पता ही नहीं होगा, पर एक काम करते हैं ना, क्यों ना तुम खुद को प्रूफ करके दिखा दो, तुम्हारी सिग्नेचर तो नहीं बदल सकती जैसा तुम बोल रही हो कि ये तुम्हारी सिग्नेचर है। और वो क्लाइंट कहती है कि नहीं, अगर तुम ये भी प्रूफ नहीं कर सकती इसका मतलब ये डिज़ाइंस तुमने चोरी किया हुआ है। अब अचानक से मिस्टर यी के मैजिक से स्क्रीन पर वो सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर क्लाइंट कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने तो सही में वहाँ से ये डिज़ाइन जो है पैसे दे के खरीदी है। अरे अब तो तुम बर्बाद हो गई। जहाँ म्याओ कहती है कि जांग ये सब तुम्हारा काम है ना, प्लीज़ मेरी बातों का भरोसा करो, ये जो डिज़ाइन है ये खुद मैंने डिज़ाइन किया है, ये सब सिर्फ ये मुझे टारगेट बना रही है ताकि हमारी जो सेल्स है वो नीचे गिर जाए। जहाँ पर जांग उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें पता है ये डिज़ाइंस जिससे तुमने खरीदे हैं ना वो मैंने ही तुम्हें दिए हैं, और मिस जेना कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जहाँ पर वो गुस्से में आकर एक ऐसा कदम उठाती है जिससे सभी लोग भाग जाते हैं। मिस्टर ये को चोट आती है उसके वजह से, और देखते ही देखते मिस्टर ये जो है वो बेहोश हो जाते हैं। जहाँ पर जियांग उसे जल्दी से घर पे लेके चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि ये को अभी तक होश नहीं आया, ये तो अमर है ना, इंसान नहीं है, तो आखिर इसे चोट कैसे लगी। वहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हें जल्दी से इसे होश आ जाएगा। जहाँ ये तो नाटक कर रहा होता है और ये बात उसके दोस्त को पता चलती है। ये के उठते साथ ही जल्दी से उसका दोस्त जो है वो भाग जाता है। जहाँ ये जियांग को समझाने की कोशिश करता है कि वहाँ सबको डाउट हो जाता कि मुझे चोट नहीं आई इसलिए मैंने ऐसा सब किया। जियांग ये सुनकर गुस्सा होकर चली जाती है कि नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जहाँ वो उसे रोक कर कहता है कि अरे सॉरी, पर तुम पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम आ जाता और मेरी आइडेंटिटी भी रिवील हो सकती थी। प्लीज़ हमारे डील मत तोड़ना, मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया है। जब तक तुम्हारा रिवेंज नहीं हो जाता मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। जहाँ पर जांग गुस्से में जाती है वहीं पर उसका फ्रेंड आकर कहता है कि हमेशा मैंने टीवी के ड्रामाज में देखा है कि लड़की नहीं बल्कि तुम्हें घर छोड़ के जाना चाहिए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर छोड़ के चले जाए। ये कहता है कि अगर ऐसा है तो घर मुझे छोड़ के जाना चाहिए ना। जियांग के पीछे जाता है वो ये मन में सोच कर कि जियांग तुम डील जो है तोड़ नहीं सकती क्योंकि कुछ दिनों में मैं आप गायब हो जाऊंगा। जहाँ पर वो जियांग के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि जियांग ने तो उसकी जो 300 साल की ड्रिंक है वो पी ली है। अब वो बिल्कुल भी अपने आपे से बाहर होती है। जहाँ पर जियांग कहती है कि तुम जल्दी से मुझे अपने साथ लेके जाओगे तो मैं पापा से मिल पाऊंगी, है ना। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आ जाएंगे, पर देखो ना वो भी झूठे निकले, उन्होंने भी अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। सब प्रॉमिस करके मुझे छोड़ के चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं। तुम भी प्रॉमिस करके मुझे छोड़ के चले जाओगे, है ना। मुझे जल्दी से अपने साथ लेके जाना ताकि मैं पापा से मिल सकूं, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जहाँ पर ये जल्दी से उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हारी जितनी भी सारी विशेष है ना वो पूरी करूँगा, तुम्हारे रिवेंज में भी मैं साथ दूँगा। जब वो जल्दी से उसे कैरी करके उसके रूम में लेके जाकर उसे सोबर करने की कोशिश करता है, पर जांग जो है वो इतनी ज़्यादा ड्रंक होती है कि वो बहुत ज़्यादा यी को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। वो जल्दी से उसे अपने पास लेती है, जहाँ पर ये उसे वार्निंग देता है, पर उसके बाद वो भी लीन इन करके वो लोग थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं। अब ये सब देखकर अगली सुबह जल्दी ही हो जाती है, जहाँ पर उसके बाजू में ही मिस्टर यी जो है वो सोए होते हैं। अब जांग की आंखें खुलते साथ ही मिस्टर यी उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पानी चाहिए या कुछ। जांग पूछती है कि मैं अपने रूम में कैसे आई, तो ये बता देता है कि तुम खुद से ही चल कर आई थी, जहाँ पे शायद वो ड्रिंक तुम्हें बहुत पसंद आई थी। जांग कहती है कि हाँ वो ड्रिंक ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, पर मुझे अब नहीं समझ रहा कि कुछ हुआ तो नहीं था ना, मैंने कुछ किया नहीं ना। जहाँ पर ये कह के निकल जाता है। मैं रात भर मैंने कैसे संभाला है मुझे पता, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुन रही थी। यहाँ पर सो सोकर मेरे हाथ पैर दुखने लग गए, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा आराम के लिए। जहाँ दूसरी तरफ अंकल को कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चलते साथ ही वो म्याओ को ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ। जहाँ उसकी मम्मा आके कहती है कि एक छोटी सी बच्ची है। अंकल कहते हैं कि ऐसे तुमने अपने बच्चों को पाला है, इससे अच्छा तो मैं जियांग को ट्रेनिंग देता तो ज़्यादा बेटर होता, ये तो किसी भी काम की नहीं है। जहाँ पर एक बटलर आकर कहता है कि मैम को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, उन्होंने जो काम किया उसके वजह से। वही डोर पर एक मेडिकल की टीम आ जाती है, जहाँ अंकल वो मेडिकल की टीम को बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी की जो
मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, प्लीज़ इसका अच्छे से ध्यान रखिए और इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। जहाँ म्याओ और उसकी मम्मी कहती है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक है, इसे मत लेके जाओ। पर फिर अंकल अपनी वॉच पे हाथ घुमाते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वो म्याओ को कहते हैं कि तुम अपने घर की इज्जत बचाने के लिए इतना तो कर ही सकती हो। दूसरी तरफ अपनी जो कंपनी है उसको वापस टेक ओवर करने के लिए वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है अपने बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी के साथ। जहाँ पर वहाँ की जो सेक्रेटरी होती है कंपनी की, वो आकर कहती है कि तुम्हें क्या लगा, अगर तुम दो अच्छे हैंडसम लोगों को यहाँ पर ले आओगे अपने साथ तो ये कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। तो तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि ये कंपनी में तुम अलाउड नहीं हो। जहाँ पर जांग कहती है कि सेक्रेटरी लीन, इसे इसकी पोस्ट से निकाल दो, क्योंकि एक सेक्रेटरी का काम होता है अपने डे टू डे लाइफ में अपडेट रहना। पर ये तो ये भी नहीं जानती कि ये कंपनी मेरी है और अब से मैं इसे हैंडल करने वाली हूँ। जहाँ दूसरी तरफ ये बोलकर वो निकल जाती है। अब अपने ऑफिस में बहुत सारे कामों के बीच में वो उलझी होती है और एक मीटिंग के लिए उसे बाहर जाना होता है, जहाँ वो सेक्रेटरी लीन को और मिस्टर यी को अच्छे से बिहेव करने के लिए बोलते हैं। जहाँ पर ये चले जाने के बाद ही मिस्टर यी और सेक्रेटरी लीन जो है वो आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं कि जियांग के इतने पास होकर भी तुम इतने साल से कुछ नहीं कर पाए। वहाँ सेक्रेटरी लीन कहते हैं कि ये तुम तो 24/7 एज अ बॉडीगार्ड रहते हो, पर तुम तो अपना प्लान कभी भी कामयाब नहीं कर पाओगे, क्योंकि जियांग को जैसे ये लड़के पसंद है ना, तुम 1% भी वैसे नहीं हो। उसे जैसे लड़के पसंद है उसके मुताबिक तो मैं ज़्यादा सूटेबल हूँ, और वैसे भी तुम्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। अगले दिन मिस्टर यी बाहर मीटिंग रूम के इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वहाँ पर जो कलीग्स होती है वो बात करने लग जाती है कि ये बॉडीगार्ड तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जहाँ पे दूसरी कहती है कि नहीं, सेक्रेटरी लीन इससे ज़्यादा हैंडसम है और समझदार भी है, और वो सारे स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर बॉयफ्रेंड की बात हो तो मैं सेक्रेटरी लीन को चुनूंगी, ना कि बॉडीगार्ड को। वहाँ पर दूसरी कहती है पर इसके साथ वन नाइट स्टैंड करने में कुछ जाएगा नहीं, एक रात की बात है, रात गई बात गई, ऐसा वाला सीन है। जहाँ पर ये सुनकर मिस्टर ये अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उनके जो लैपटॉप्स है वो बंद कर देते हैं, जहाँ पर वो लोग कोसने लग जाती है कि हाँ, कितना बुरा दिन है आज का। ये सारी बचकानी हरकतें करके हमारे डीमन को बहुत मज़ा आता है। जहाँ दूसरी तरफ अब सेक्रेटरी लीन इन्हें घर लेके जाने की बात करते हैं कि तभी बिज़नेस की बात ख़त्म होते साथ ही वो बताते हैं कि तुम्हारा जो रूम है, तुम्हारा जो घर है वो रिनोवेट हो चुका है, और वैसे भी ज़्यादा दिन तक मिस्टर यी के यहाँ रहना, एक बॉडीगार्ड के यहाँ रहना शोभा नहीं देता। जहाँ पर जियांग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो डायरेक्ट घर की तरफ ही मोड़ लो, मैं आज ही घर की तरफ निकल जाऊँगी, जिसकी वजह से मिस्टर यी को भी थोड़ा आराम मिलेगा और मैं 24/7 जो है वो जॉब नहीं रख सकती उसको। ये उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ से जाने के लिए मना करता है। जांग कहती है अपने मैजिक से तुम 2 मिनट में यहाँ आ सकते हो। वहाँ पर ये कहता है कि नहीं, तुम्हारा सिक्योरिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई भी आकर तुम पर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे अंकल का यही प्लान है। पर जांग उसे जल्दी से घर से बाहर निकालते हुए कहती है कि कल सुबह 9 बजे, परफेक्ट टाइम 9 बजे आ जाना, ठीक है? अब जाओ, जाके सो जाओ। अब ये बात कहते साथ ही ये अपना मैजिक ट्राई करता है, पर उसका मैजिक काम नहीं आता। जहाँ पर कुछ गूंज रहते हैं जिन्हें अंकल ने भेजा होता है। अब ये कहता है कि प्लीज़ एक एक करके आना, पर कोई भी गुंडे उनकी बात नहीं मानते। जहाँ पर कुछ समय बाद ही जांग के डोर पर नॉक हो जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि थोड़ी देर बाद आना, पर तुम सुनते नहीं हो। वहाँ पर अब ये की ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से उसे अंदर लेके जाती है। वहाँ पर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह वो दोनों आजू बाजू में बहुत क्लोज सोए होते हैं, जहाँ पर वो उसको देख कर कहती है कि आखिर इसने अपना जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इसके पास तो पावर थी, और ये चोटें भी नकली नहीं लग रही, इस बार सही में इसे चोटें आई है जो असली है। वहाँ पर मिस्टर यी की भी आंखें खुल जाती है, जहाँ पर जांग पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ और पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। डीमन इस बात को टाल कर कहता है कि तुम्हारे अंकल ने उन्हें भेजा था, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो। ये सुनकर जियांग बहुत ज़्यादा शौक में कहती है कि क्या अंकल ने ये सब किया, जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर ये अपने हाथों को देखकर कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बच पाऊँगा। अंकल का ये भी प्लान फेल हो जाता है। उनका ही बटलर आके उन्हें ये न्यूज़ देता है। वो साथ में ये भी कहता है कि उसका जो बॉडीगार्ड है वो कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि इतने सारे बंदों को अकेले फाइट करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है। जहाँ ये कहता है कि तुम्हें पता है ना, वफादार लोग मिलना कितना मुश्किल है। अब उनके बटलर के जाते साथ ही वो उसके आंटी को कहते हैं कि तुम्हें अगर तुम्हारी बेटी को बचाना है तो मेरा साथ देना पड़ेगा। अब जांग को एक्सचेंज कर लेते हैं। वहाँ वो जांग को बुलाकर ये कौन है, तो वह जियांग कहती है ये फालतू के सवाल जिसका जवाब आपको पता है वो ना ही करो।
पर कोई बात नहीं थी, ऐसे ही बुलाया था तो मैं चलती हूँ। जहाँ पर उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने जाने से पहले तुम्हारे लिए एक वीडियो मैसेज भेजा था, पर उसके लिए तुम्हें हमारी कंपनीज़ को मर्ज करना पड़ेगा, तभी मैं वीडियो जो है वो तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हमारा फैमिली बिजनेस हम दोनों साथ में चलाएं। जहाँ पर जियांग बिल्कुल कुछ जवाब नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। अब फाइनली उसकी आंटी जो है वो जियांग को कांटेक्ट करके उससे मिलने की बात करती है कि उसे कैसे भी करके म्याओ को बचाना है। जिसके बाद वो जल्दी से अंकल को फ़ोन करके उन्हें सारी न्यूज़ बताती है कि कैसे भी करके मैं म्याओ को बचा लूँगी। जहाँ पर उसे कॉल आता है जांग से और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है अचानक से जांग को देखकर। जहाँ वो गायब हो जाती है, वो जांग का इंतज़ार करती है और वो फिर से मैजिक से आ जाती है। जहाँ पर जांग को देखकर वो बहुत डर के कहती है कि सॉरी, मैंने ये सब जो कुछ भी किया था वो सिर्फ म्याओ को बचाने के लिए किया, क्योंकि तुम्हारे अंकल को तुम चाहिए है, पर प्लीज़ मेरी म्याओ को बचा लो। जहाँ पर जांग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को बचा लूँगी, पर तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। तुम्हें वो वीडियो जो है मेरे पापा का वो मुझे ला के देना पड़ेगा, बदले में तुम्हारी बेटी को मैं रिहा कर दूँगी। अब आंटी जो है वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करती है। वो ऐसा दिखाती है ग्रैंडमदर के सामने जैसे जो जियांग है वो अपने स्टॉक्स बेच रही है कंपनी के, जिसकी वजह से उन्हें मुनाफा होगा। हम उसे कम दाम में खरीद लेंगे स्टॉक्स को और सारी कंपनी हमारी हो जाएगी। ग्रैंडमदर भी इस आइडिया से बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है कि मैं मेरे बेटे को यह आइडिया बताऊंगी। जहाँ पर अंकल आकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसलिए तुम मेरे मम्मी को बोल रही हो। वो अपना बेल्ट निकाल कर उसे ऑफिस रूम में इंतज़ार करने के लिए कहते हैं। हाँ, बड़े भाई ने कुछ पैसे दिए होगी, वो उसे लौटाने की बात करते हैं। तो वहाँ पर ग्रैंडमदर कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जहाँ अंकल कहते हैं कि जो भी तुमने गुनाह किए हैं उसे छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो ऑफिस रूम में जाते साथ ही आंटी को उसी बेल्ट से पनिश करने लग जाते हैं मिस्टेक के लिए। जहाँ ग्रैंडमदर जल्दी से ये सब डर के मारे रिकॉर्ड कर लेती है। अब हमारी जांग जो है वो कुछ ग्रुप से डिस्कस कर रही होती है प्लान्स के बारे में। तो वहाँ पर एक रिकॉर्डर होता है और वो जांग को पता होता है। जहाँ अंकल वो सारी ही बातें सुन लेते हैं और कहते हैं कि लगता है मेरी वाइफ जो भी कह रही थी वो सही है। वो अपने बटलर से कहते हैं कि हमारा जितना भी पैसा अब्रॉड में हमने लगाया है, भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है और जितने भी शेयर्स है वो सारे बेच दो और सारा पैसा जो है ये स्टॉक्स में लगा दो और ख़रीद लो, जहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा। उसका बटलर कहता है कि इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पर अंकल कहते हैं कि म्याओ ने जो कॉन्फ्रेंस किया उसके वजह से बहुत नुकसान हुआ है, तो अब हमें ये भरपाई इसी से करनी पड़ेगी और ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। जहाँ पर जियांग के पापा ने उससे बात करी थी कि वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है ये कंपनी को हैंडल करने के लिए। फ्लैशबैक में अंकल जब उनसे लड़ाई करते थे कि मैं सौतेला बेटा हूँ, इसके वजह से तुम कंपनी नहीं दे रहे, तो जियांग के फादर ये कहते थे कि तुम्हारे में वो अभी तक शक्ति नहीं है। जहाँ पर फोटो को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है कि देखा भैया, मैंने जो चाहा वो मिल गया। अब अगले दिन कॉन्फ्रेंस मीटिंग पे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, सबको ये बताता है कि फाइनली मेरी जो भांजी है वो हमारी कंपनी को मर्ज करने के लिए तैयार हो गई। जहाँ जांग आकर दो अनाउंसमेंट करती है। पहली तो ये कि वो उसकी कंपनी जो है वो उसके अंकल को हैंड ओवर कर रहे हैं, और सेकेंड वो उसकी नई कंपनी जेना ज्वेलरी की कंपनी स्टार्ट करने वाली है और जांग कॉरपोरेशन से उसका कोई भी नाता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके अंकल संभालेंगे। ये बोलते साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है। जहाँ पर उसके अंकल उसे कहने की कोशिश करते हैं, पर वो कुछ भी बिना बताए वहाँ से चली जाती है। अब सारे ही रिपोर्टर्स उसके अंकल से क्वेश्चन करने लग जाते हैं, पर अंकल भी गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो टेंशन में होते हैं। जहाँ पर गूंज जिनसे उसने पैसे लिया रहता है वो सब उसके घर में आगे तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं कि मेरे पैसे आखिर तुम कब तक लौटा रहे हो, तुम्हें पता है अगर तुमने नहीं लौटाया तो अपनी भरपाई जो है वो हम तुमसे ही कर लेंगे। जहाँ पर अंकल कहते हैं कि मेरी मदर के पास बहुत पैसा है, हम जल्दी ही लौटा देंगे। जहाँ पर अब क्या करना है ये बटलर पूछता है। अगले ही दिन न्यूज़ पर सब टेलीकास्ट हो जाता है कि कैसे जांग कॉरपोरेशन जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है। डीमन कुछ और दिखाना है ऐसे करके मैजिक से स्क्रीन पलट देता है। वहाँ पर एक दूसरा सिनेरियो दिखाता है जहाँ पर अंकल आंटी को पनिश कर रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा दे देने की। जहाँ पर आंटी कहती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी को बचाने के लिए ये सब हरकत की। जहाँ पर अब जांग सोचती है कि तुम ये सोचते होगे ना मिस्टर ये मेरे बारे में कि मैं कितनी ज़्यादा ईविल हूँ,
इतना सब मेरे वजह से हो रहा है इनके साथ, ये सब देखकर भी मैं ये सब रोक नहीं रही हूँ। तुम मुझे बहुत ज़्यादा बुज़दिल समझते होंगे, है ना? ये कहता है कि नहीं, इन लोगों ने शायद तुम्हारे साथ इससे भी बहुत बुरा करा होगा, जिसकी वजह से तुम ये सब उनके साथ कर रही हो। जहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे उसकी आंटी उसे बेड से बांध के रखती थी और उसके नील्स काटने के बहाने उसके साथ गलत काम करती थी। वहाँ पर ये यादें याद आते साथ ही ये उसे गले लगाकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। जहाँ पर ये बात सुनकर जांग कहती है कि तुम पक्का प्रॉमिस करते हो ना कि लाइफ टाइम के लिए तुम मेरे साथ ही रहोगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। अब झूठ मत बोलना, बिकॉज सब यही करते हैं। जहाँ ये के हाथ में फिर से वो निशान चमकने लग जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। जहाँ उसका फ्रेंड उसके बेड पे रेस्ट कर रहा होता है, ई को आके कहता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, जियांग का रिवेंज जल्दी से ख़त्म करो, या तो उसे बताओ तो कि तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम गायब हो जाओगे ऐसे से। पर तुम्हें खुद की तो पड़ी बिल्कुल नहीं है, तुम कहो तो मैं बता देता हूँ, पर ये उससे बिल्कुल मना कर देता है। जहाँ पर वो अचानक से गायब हो जाता है, जियांग के पास चला जाता है। ये कहता है कि तुम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते बिल्कुल भी। यहाँ दूसरी तरफ फाइनली जियांग को उसके फादर का वीडियो मिल जाता है, जहाँ उसके फादर उसके बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो उसकी सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने एक एक प्लान किया है। जहाँ वो रो रही होती है और ये गायब होता है उसके रूम से जियांग के पास आने के लिए, जहाँ पर जियांग जल्दी से उसे गले लगाती है। तब ये की नज़र जाती है उसके फादर की फ़ोटो पर। वो हमें फ्लैशबैक में लेके चला जाता है कि कैसे उसके फादर उसके पास आए थे, उन्होंने डील साइन की थी, वो बेग कर रहे थे कि प्लीज़ मेरी बेटी का ध्यान रखना, जिसके बाद से वो अभी तक जियांग का ध्यान रखते आया है। जहाँ पर जियांग को वो शांत करा के कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जहाँ पर जियांग को वो शांत कराने के बाद अपने चेस्ट पर सुलाकर कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम आंखें खोलोगी मुझे पाओगी। दूसरी तरफ अब ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में एडमिट होती है, जहाँ पर अंकल जल्दी से उसे बिठा कर कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है तुम मुझे दे दो। सबसे पहले तो ये पानी पियो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और मुझे अब पैसों की ज़रूरत है, तो आप मुझे हेल्प करोगी, क्योंकि भैया ने कुछ ना कुछ पैसे आपके नाम तो किए ही होंगे। पर ग्रैंड मदर कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जहाँ ये सब ड्रामा देखकर जान कहती है कि माँ बेटी का प्यार तो मैंने सिर्फ टीवी में देखा था, आप जैसा प्यार तो कभी भी नहीं देखा। वैसे अंकल, मैंने ना आपकी मदद करने का सोचा है, आपको पैसों की ज़रूरत है ना, तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी के फाइल्स लाई है आपके लिए, आप इसे साइन कर देना, वरना मैं तो माफ़ कर दूंगी आपको। वो गूंस का क्या, जिससे आपने पैसे लिए थे, वो तो कभी माफ़ नहीं करने वाले, इसलिए अपनी जान बचाना इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ अंकल ग्रैंड मदर को कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम खुद का ध्यान रखना। जिसके बाद वो उनके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा प्रेस कर देते हैं, जिससे ग्रैंड मदर को तकलीफ़ होती है। अब घर जाते साथ ही वो उस प्रॉपर्टी के पेपर्स पे अपनी साइन और अंगूठा लगाते हैं, जिसके बाद वो अपने साथी को कहता है कि कुछ भी करो पर जियांग को रास्ते से हटाने का कोई प्लान बनाओ, क्योंकि वो हमें कैसे भी करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, और जो कंपनी की बात है वो तो मुझे वापस लानी ही पड़ेगी। ये बात याद रखना कि अगर मैं रहूँगा तो तुम रहोगे, अगर मैं गया तो तुम भी गए। ये बात याद रखते साथ ही जियांग को रास्ते से हटाने का काम तुम्हें सौंपता हूँ। ये बात बोलते साथ ही वो जल्दी से फिर से उसी फ़ोटो फ्रेम के पास जाता है, पर वहाँ पर ये आकर जल्दी से उसे गायब कर लेता है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ही वो उसे धमकी देता है कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें ये डील जल्द से जल्द साइन करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारी लाइफ की मैं गारंटी नहीं देता। जहाँ पर अंकल पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन, पर ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और अंकल के सामने अचानक से पेपर और पेन अचानक से आ जाते हैं, जिसके बाद अंकल कहते हैं कि मुझे 3 दिन की मोहलत दे दो, मैं खुद को पुलिस स्टेशन में नहीं सबमिट कर सकता। पर ये कहता है कि जल्दी से साइन करो और कल के कल ही तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी जान की गारंटी मैं नहीं दे सकता। अभी तुम ब्रीथ कर रहे हो, पर अगले दिन कल तक तुम ब्रीथ नहीं करोगे। जिसके सामने अब अंकल भी हार मान लेते हैं। हाँ, फाइनली हमारा ये कहता है कि तुम्हारा आधा रिवेंज तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो आखिर मुझे गिफ्ट क्या ही मिलेगा। तो जियांग कहती है कि ठीक है, तुम्हारे गिफ्ट के लिए मैं कुछ ना कुछ प्रिपेयर करूँगी, फ़िलहाल तो मुझे भूख लगी है तो मैंने ये कप नूडल्स लाए हैं,
अब अपने मैजिक से जल्दी से ये जो है उसको बिना गर्म पानी के ही उसे बॉईल कर देता है। अब वो जल्दी से जो नूडल्स है वो ट्राई करते हैं। अब ये देख कर ना जियांग शौक होकर कहती है कि वाओ, पर तुम इसे खाओगे कैसे? तुम्हें खाना तो याद नहीं आता, और तुम्हें खाना आता भी नहीं है, तुम ह्यूमन भी नहीं हो। पर जल्दी से ये उस खाने को टेस्ट करता है। अब नूडल्स का दूसरा एंड जो है वहाँ पे जियांग भी टेस्ट करने लग जाती है। बिल्कुल एक कपल की तरह इनके स्वीट मोमेंट्स दिखाते हैं। ग्रैंड मदर ने फिर से जियांग की मदद करने के लिए उसे बुलाया होता है, और उसके हाथों में ही एक पेन ड्राइव जो है वो दे देती है, ये बोलकर कि मुझे पता है तुम ये सिचुएशन में मेरी मदद कर सकती हो। जहाँ पर खुद की जान बचाने की बात आती है, इसके लिए वो अंकल के खिलाफ हो जाती है। वो बताती है कि अंकल ने जो जो क्राइम किए है उसका सारा एविडेंस तुम्हें इस पेन ड्राइव में मिल जाएगा, ये काफ़ी होगा उसे सलाखों के पीछे डालने में। जहाँ जियांग कहती है कि तुम आखिर मेरी मदद क्यों ही कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए है? जहाँ ग्रैंड मदर कहती है कि मुझे बस कोई भी एक गांव में एक घर लेके दे दो जहाँ मैं यहाँ से दूर जा सकूँ और अपनी ज़िंदगी बची कुची गुजार सकूँ। प्लीज़ मुझे बस यही चाहिए और तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वरना तुम्हारे अंकल जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। प्लीज़ तुम मेरी इतनी मदद तो कर ही सकती हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हें एविडेंस भी दिया है, बस इतनी मदद कर दो। जहाँ पर जियांग ये भरोसा देती है कि तुम्हारे जान को कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो सेक्रेटरी लीन से बात करके उसका शेड्यूल फिक्स करके कहती है कि ये को कुछ दिनों के लिए मैं छुट्टी दे दूँगी, क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि अब बॉडीगार्ड जो है वो चला जाएगा, क्योंकि उसका रिवेंज जो है उसे तो मिस्टर यी से अलग ही अटैचमेंट हो जाती है, जिसे सेक्रेटरी लीन भी नोटिस करते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात हो गई और ये कहा जाने वाला है, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। हाँ, उनके प्लान का आखिरी स्टेप लेना बचा होता है, जहाँ पर वो ये को कहती है कि मेरे तुमने सारी ही विशेस पूरी कर दी है, पर मेरे दिमाग में अब एक नई विश जो है वो आ चुकी है, क्या वो विश भी तुम पूरी कर सकते हो? जहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम जियांग होता है, हाँ ये जियांग का बचपन होता है, उसके बर्थडे पे वो अकेले सेलिब्रेट कर रही होती है कि तभी हमारा मिस्टर यी उसके सामने नील डाउन करके उसे एक बुके रोजेस के ऑफ़र करते हुए केक भी लाकर कहता है कि ये तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है। जहाँ पर छोटी सी जियांग कहती है कि क्या बर्थडेज ऐसे मनाए जाते हैं? मुझे तो पता नहीं था, मेरा तो बर्थडे कभी किसी ने मनाया ही नहीं। और ये उनकी पहली मुलाकात होती है जब ये जो है जियांग से मिला था। अब जियांग को ये मुलाकात बिल्कुल भी याद नहीं होती, जहाँ पर ये कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। पर जियांग कहती है कि फ़िलहाल तो मेरे पास कोई इच्छाएं नहीं है, पर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब मैं ज़रूर बताऊंगी। वही फ्लैशबैक एंड हो जाता है, और मिस्टर यी ने किया हुआ वादा वो अब जियांग से पूछते हैं कि तुम्हें आखिर ऐसी कौन सी विश है जो तुम पूरी करना चाहती हो, मैं तुम्हारी वो विश पूरी करने में मदद करूँगा। पर जियांग कहती है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ सब कुछ हो चुका है, सब कुछ मिल चुका है, पर अब मुझे मेरे लाइफ में तुम चाहिए। जिसके बाद ये उसे इनविटेशन समझ लेता है, और जल्दी से जियांग और ये जो है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को किस भी करने लग जाते हैं। जियांग को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होती है कि ये कुछ दिनों में ही चला जाएगा, और ये को इस बात की खबर होती है, इसीलिए वो जियांग को आखिरी बार खुश करके जाना चाहता है। जहाँ अगली सुबह ये को जियांग हार रही होती है, क्योंकि उसे उसकी किस्मत पे भरोसा नहीं है कि ये इंसान उसके ज़िंदगी में फाइनली आ चुका है। वो कहती है कि देखती हूँ ये कितने देर तक मुझे रेजिस्ट कर सकता है या खुद को कंट्रोल कर सकता है। वैसे तो पिछले बार भी इसने बहुत कंट्रोल किया था। ये अपने आंखें खोल लेता है, जिसे देखते साथ ही जियांग बहुत ज़्यादा शॉक होकर उस रूम से एम्बैरेस होकर भाग जाती है। उसे बहुत ज़्यादा ये के सामने आने में भी शर्म आती है, जहाँ वो उस रिंग को देख रही होती है, क्योंकि मिस्टर यी के आने के बाद, वो डील साइन होने के बाद और उनके किस के बाद उसके पास एक रिंग जो है वो आप आ जाती है, जो उन दोनों का बॉन्ड सील कर लेती है। अब वहाँ पर ये उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है कि तभी जियांग को एक फ़ोन कॉल आ जाती है। वो फ़ोन कॉल सेक्रेटरी लीन से होती है, जो वो न्यूज़ बताते हैं। उसके बाद जियांग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब ये पूछता है कि क्या हुआ, तो जियांग बताती है कि हम ग्रैंड मदर को ट्रांसफ़र कर रहे थे, तभी हमें पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अंकल ने उसे रास्ते से हटा दिया है। अब हमें उनका जो बटलर है उसको जल्दी से पुलिस स्टेशन में जमा करना पड़ेगा प्रूफ के लिए, पर वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम अपने मैजिक से कर सकते हो? वहीं पर जल्दी से ये अपने मैजिक से उसे ढूंढ लेता है, पर वो उसको पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता है। उसे वो दिख तो जाता है, पर उसके पास लेके जाने के लिए उसकी पावर सफिशिएंट बिल्कुल नहीं रहती।
जल्दी से जियांग का हाथ पकड़ के उसे उस जगह पे लेके जाने की कोशिश करता है कि मुझे पता है, पर वहाँ पर ही वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई होती है। जहाँ पर जियांग इस बात से अनजान और उसका फ्रेंड भी ये का बताता नहीं है। इसके बाद ही वो लोग उस जगह पे भी चले जाते हैं जहाँ पर अंकल वहाँ पे उसे ढूंढ रहे होते हैं। अब अंकल ने ये प्लान बनाया रहता है कि वो जियांग को रास्ते से हटा देंगे। अब इस प्लान की भनक जियांग और ये को बहुत पहले से ही लग गई थी। जियांग कहती है कि मुझे रास्ते से हटाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आपसे तो होगा ही नहीं। अंकल कहते हैं कि आज ही ये किस्सा मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मैं तो वैसे ही पानी में डूबा हुआ हूँ, पर मैं तुम्हें भी साथ में लेके जाऊँगा। जहाँ जियांग कहती है कि आप, मुझे ऐसा लगा था कि सुधर जाओगे, पर लगता है सारी उम्मीदें तो मेरी पानी में ही रह गई क्योंकि आपके जैसा इंसान तो कभी सुधर ही नहीं सकता। जहाँ पर अंकल सब लोगों को ऐसा आदेश दे देते हैं कि जल्दी से जियांग को ख़त्म करने का सिलसिला यहाँ पे शुरू होता है। और जियांग, तुम मेरे इस पे फंस चुकी हो क्योंकि वो जियांग कॉरपोरेशन और किसी का नहीं, मेरा है। तुम्हारे पापा ने उसे छीनने की कोशिश की थी जिसकी वजह से वो डायरेक्ट ऊपर के टिकट निकलवा लिए। अब तुम्हारी बारी है। जहाँ पर वो उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे सारे ही गुंज उसे रास्ते से हटाने ही वाले होते हैं कि तभी सब लोग रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ये आ जाता है और ये अपने मैजिक से सब कुछ रोक लेता है। और अब वो अंकल की भी पिटाई करने लग जाता है, जिसे देखकर अंकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। पर ये की पावर्स जो है वो कमज़ोर पड़ती है। पर तब भी जब अंकल जियांग पे हमला करने वाले होते हैं, वो कैसे भी करके उसके पावर से समय को रोक कर उसे खींच लेते हैं, जिसकी वजह से अंकल जो है वो उसके बटलर पे ही वार कर देते हैं। पर उसका बटलर जल्दी से वार वापस करके कहता है कि याद है आपने कहा था कि अगर मैं जीऊँगा तो आप जियोगे, अगर मैं गया तो आप गए। हाँ, अंकल का भी डी एंड हो जाता है। जांग ये को ढूंढ रही होती है क्योंकि ये तो कहीं दिखता ही नहीं, और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है जब उसे ये बात पता चलती है कि ये उसे छोड़ के जा चुका है। जहाँ सेक्रेटरी लीन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा उसके लिए उदास महसूस करता है, पर उसे लगता है कि जांग को ये बात नहीं बतानी चाहिए। जहाँ पर जांग को वो अकेला छोड़ के कहता है कि बटलर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और ये तुम्हारा जो रिवेंज का प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ। तुम जियांग अब जीत चुकी हो ये केस और तुम्हारे पापा को फाइनली इंसाफ मिल गया। जहाँ जियांग के हाथ पे जो बॉन्ड सील था यी के साथ, वो रिंग्स भी अचानक से गायब हो जाती है। वहाँ पर वो यी के लिए ही रो रही होती है। जहाँ पर हमें रूम में दिखाया जाता है कि यी की फाइनली आंखें खुल जाती है और आंखें खुलते साथ ही वो देखता है कि जियांग उसका हाथ पकड़कर रो रही होती है। जियांग बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है कि फाइनली तुमने आंखें खोल दी, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ पर जियांग को वो एक ऐसा मंजर दिखाता है जो उसने कभी नहीं दिखाया था। ये के अकॉर्डिंग जो उसके फादर की आखिरी मेमोरीज थी वो उसे अपने मैजिक से सब याद दिला देता है, और इसके साथ साथ उनकी जितनी भी मुलाकात हुई, जो बचपन में उसके बर्थडे की मुलाकात भी थी, वो भी उसे याद दिला देता है। क्योंकि ये के अकॉर्डिंग उसके जाने से पहले वो जियांग के पास ये सारी सच्चाई छोड़ के जाना चाहता है, उसे ये सारी बातें बता के जाना चाहता है। जहाँ पर जियांग अपने फादर की आवाज़ सुनकर और बचपन से कैसे ये उसे प्रोटेक्ट कर रहा है उसके फादर के प्रॉमिस पे, ये सारी ही बात उसे देखकर बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो जाती है। जहाँ वो यी को थैंक यू कहने की कोशिश करती है, पर वो इतनी ज़्यादा अपने इमोशंस में बहती है कि उसे सारा एक एक करके यी के साथ पल बिताए हुए सब याद आ जाते हैं। इसके पहले कि वो कुछ कह पाती, यी जो है वो गायब हो जाता है। उसकी जो बची हुई सांस थी वो भी वो आखिरी सांस ले लेता है और वो निशान भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जहाँ जियांग उसे उठाने की कोशिश करती है कि तुम्हें क्या हुआ है बताओ, पर तब उसे रियलाइज़ होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और यी को ये सब पहले ही पता था, पर उसने वो बात अभी तक उसे छुपाई थी और फाइनली उसने भी अपना प्रॉमिस जो है वो तोड़ लिया है। जहाँ वो हर एक अब जो भी स्क्रिप्ट होती है, जो सामान होते हैं यी के, वो ढूंढकर एक क्लू निकालने की कोशिश करती है कि आखिर यी को कैसे वापस लाया जाए। उसके डील के वजह से ही वो आखिर अब इस दुनिया में नहीं है। जहाँ जियांग को बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं होता है, उसे ऐसा लगता है कि ये तो कहीं गया ही नहीं है। वो सेम वैसे ही रिंग्स जो है वो वापस से ब्लैक कलर में बनवा लेती है खुद के लिए। जहाँ वो एक एक करके सारे ही पैतरे आजमाती है कि कैसे ना कैसे करके वो ये को वापस से ला लेगी, पर वो इतनी ज़्यादा सदमे में चली जाती है, उसकी याद में वो इतना ज़्यादा मौन कर रही होती है कि उसने एक ऐसा फैसला ले लिया था जिसके बाद वो आफ्टर लाइफ में मिस्टर यी से मिल पाएगी। जहाँ यी का फ्रेंड आकर कहता है कि सोच लो, इसके बाद तुम बिल्कुल भी पलट के देख नहीं पाओगी। जियांग कहती है कि हमारी डील साइन हुई थी कि मैं उसके साथ जाऊंगी
और वो डील मैं पूरी कर रही हूँ क्योंकि उसने तो उसकी डील पूरी किया। जिसके बाद उसके हाथ में एक ब्लैक रोजेस का बुके होता है और वो आफ्टर लाइफ में चली जाती है। पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही गायब होती है वैसे ही सारे क्लॉक्स पेंडुलम सब अब रुक जाते हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज चले जाता है। समय जो है वो बहुत तेज़ी से पीछे मुड़ जाता है, जहाँ पर फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है कि ये और जियांग की नई ज़िंदगी दिखाई जाती है, जहाँ वो दोनों अब ट्रैवल कर रहे होते हैं। ने फ्लाइट्स की टिकट बुक कर लिया रहता है और वो जल्दी से जाने की बात करता है, पर जियांग का मूड ऑफ देखकर वो पूछता है क्या हुआ। तो जियांग कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं आ सकती बिकॉज वो प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखाती है। इसे देखते साथ ही ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और खुशी के मारे पागल होके उसे हक कर लेता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लव स्टोरी थोड़ी मैजिकल और यूनिक थी और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना भूलना मत।